नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद ही खास शो जहां रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके कि कैसे बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल होते हैं, वो सब इस शो में हम शामिल करते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या हो पहला कदम, तो आप इस शो में आइए। तरीका क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं yomoney@nw18.com। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर आप CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए, ये शो देख भी सकते हैं। साथ ही #AskAwaz लिखकर अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यह है तरीका शो में शामिल होने का। और आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज हैं हमारे पास काफी सारी, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं क्वेरीज के साथ। शो के आखिर में आपकी चॉइसेस भी पूछेंगे, किन फंड्स को आज आप लेकर आए हैं हमारे बिगनर्स जो होंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। लेकिन पहले कॉलर से फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। प्रशांत कुमार हैं हमारे साथ लखनऊ से। प्रशांत जी, प्रशांत ने इनफैक्ट ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है, माफ कीजिए, फोन लाइन पर नहीं है। 68 ईयर्स इनकी उम्र है और मौजूदा जो इन्वेस्टमेंट है वो 42,500 के आसपास की है, यानी इतने अमाउंट की ये SIP कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कनेक्टेड भी हैं हमारे साथ, उनसे ही और डिटेल्स ले लेते हैं। प्रशांत जी नमस्कार। तो आपका जो पोर्टफोलियो हमारे पास है उसके हिसाब से 42,500 रुपए की आप SIP कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या जानना चाहते हैं, क्या है आपका गोल? Firstly, good evening and thank you for inviting me to the show. I'm able to give my points. I'm basically a 60-year-old man. So I'm retired. My aim is to have at least 50 lakh rupees in the next, say, 7 or 6 years, so that I could pass it on to my grandchildren. So I would like to know whether my saving in SIP is okay and whether I need to do some changes because 35,000 is being 35,000 रुपए एक ही जगह एक्सिस म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो आप क्या कोई तजवीज करती हैं कि इसमें कुछ फर्क आना चाहिए? अच्छा प्रशांत जी, एक चीज बताइए, ये आपने एक्सिस ब्लू चिप में आप 30,000 डाल रहे हैं, बाकी फंड्स में आप 2,500 से 5,000 डाल रहे हैं, तो ये वेरिएशन क्यों? 30,000 एक बड़ा चंक सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में, बाकी में थोड़ा थोड़ा? जी मुझे लगता है मेरी गलती हुई, क्योंकि मैंने पहले एक्सिस ब्लू से बहुत अच्छा कर रहा था, तो मैंने सोचा शायद ज्यादा करने से 2 स्कीम के अंडर मैंने कर दिया। पहली बार एक्सिस ब्लू चिप में 10,000 किया, दूसरी बार 20,000 किया। इसीलिए मैंने आपसे फोन किया था कि आप लोग बराए मेहरबानी बता सकें कि क्या ये चीज गलत हुई। अब फिरोज जी हमारे साथ बैठे हैं, वही आज के टीचर हैं, तो वही बताएंगे कि ये गलती है या ये आपने सही कदम उठाया है और इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो भी फिरोज जी से पूछ लेते हैं। लेकिन फिरोज जी, मैं सवाल पे राय दूं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगी। हाल ही में कुछ कॉन्फ्रेंसेस हमने की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर, वहां एक चीज जरूर निकल कर आई सामने कि यूजुअली जब हम पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते थे तो एज के हिसाब से करते थे कि अगर आपकी ज्यादा एज है तो आप कम रिस्क वाले फंड लीजिए, कम एज है तो ज्यादा रिस्क वाले फंड ले सकते हैं। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब आपका होराइजन, आपका गोल क्या है, उसके बेसिस पे आपके फंड्स का चुनाव होना चाहिए। आप भले ही प्रशांत जी 68 साल के हैं, लेकिन ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को पास ऑन करना चाहते हैं 5 इयर्स का, इसीलिए होराइजन ले चल रहे हैं। मे बी दे कैन गो अग्रेसिव। तो अब आप बताइए क्या व्यू है? फिरोजी, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। यस दीपाली जी, सॉरी। सो कमिंग बैक टू आपका जो प्रश्न है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है। अगर प्रशांत जी ये पैसे अपने लिए ही इस्तेमाल करने वाले नहीं है और ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जा रहा है, तो उनकी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक रणनीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं उस बात से सहमत हूँ दीपाली जी कि हमें इसमें एग्रेसिव करना चाहिए, इक्विटी का झुकाव ज्यादा होना चाहिए। ग्रैंड चिल्ड्रन की उम्र काफी कम होगी तो उनके पास लंबी अवधि का समय होगा। सो इक्विटी इज द वे टू गो, पॉइंट 1। पॉइंट 2, प्रशांत जी जैसे कहा कि 35,000 रुपए उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में और उसमें भी 30,000 रुपए एक स्कीम में डाले हैं, ये डेफिनेटली एक सही चीज नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि जो रेयर व्यू मिरर में देख के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए आपको, और इतना ज्यादा हैवी फंड एक फंड में नहीं लगना चाहिए। 42,000 की SIP में से 30,000 एक फंड में एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तीसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप
कोई गलती भी करते हैं तो उसको सुधारने का मौका मिलता है म्यूचुअल फंड में। समझिए अगर आपने 30,000 रुपए की यूलिप खरीद ली होती हर महीने की, तो उस पर आप यू टर्न नहीं कर पाते, 5-10 साल फंस जाते। इसमें आपको करेक्ट करने का मौका मिलता है। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टर in mutual funds, where you can reverse your decision and without getting impacted significantly. Point 3. Point 4, तो आपको हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो खासियत होती है वो अलग होती है, इसीलिए आई विल गिव यू सम चेंजेस। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, दोनों से एग्जिट करना चाहिए। एक्सिस की जो परफॉर्मेंस है, नॉट जस्ट पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस में भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज आई है। तो इसीलिए मैं आपको HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये 3 स्कीम्स में एक्सिस ब्लू चिप का पैसा और एक्सिस मिड कैप का पैसा मूव करने की सलाह दूंगा। और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसको आप बरकरार रखें और आपकी जो 5,000 रुपए की SIP चल रही है, उसको 2,500 रुपए की जो SIP चल रही है उसमें आप बने रह सकते हैं। पराग पारेख को यू कैन स्टिल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल, बट आई थिंक सेकंड चेंज विल बी पराग पारेख एट अ पॉइंट इन टाइम। ओके तो मेरे एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप में बने रहिए। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से आप निकल सकते हैं। चाहे तो थोड़े टाइम के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। किन में आपको एक्सपोजर लेना है, उसमें HDFC फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है। तो अग्रेसिव फंड्स के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन फंड कैटेगरी के साथ साथ हाउसेस का भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इसीलिए फिरोज जी ने ये चेंजेस आपको सजेस्ट किए हैं। रहे बात आपकी गोल की, 42,500 आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 60,000 की करेंगे तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगले कॉलर से अब बातचीत करते हैं। देवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं राजस्थान से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए। मैडम नमस्कार। मैडम मैंने जब अपनी फंड की सब डिटेल दी हुई है, ऑलरेडी आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये था कि मेरा कंसर्न ये था कि मुझे 2036 से 40 तक लेके जाना है इसको, और बीच में 2030 में बच्चे की कुछ हायर एजुकेशन के कुछ चाहिए होगा, ज्यादा नहीं अमाउंट चाहिए, बाकी मैंने अरेंज कर रखा है। तो इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड सोच रहा हूँ कि अप टू 2040 तक करके जाता हूँ तो कितना कॉर्पस बन जाता है, और ये फंड जो है वो सही है या है क्या, या इनको आगे चल के कुछ करना है। मैडम थोड़ा इसके बारे में दिशा निर्देश करें। तो यानी आपकी जो ये मौजूदा SIP चल रही हैं, ये आप 2036 यानी अगले 14 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, करेक्ट? जी, 36 से 40 तक। ठीक है, तो 14 से 18 साल मान लेते हैं। 2040 आपने कहा, तो 14 से 18 साल का समय बन रहा है। अभी आपकी इन SIPs को कितना टाइम हो चुका है? वैसे मैडम मैं सन 2012 से चला रहा हूँ। तो अभी आपका टोटल इस पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या 32 लाख के आसपास है? 35 के आसपास है मैडम। हाँ 32 के आसपास है, करेक्ट। 35 के आसपास है, ठीक है। तो आप ये जानना चाहते हैं कितना आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है? यही जानना चाहते हैं ना? एक ये भी है, और ये जो फंड मैं चूज किए हैं, क्या ये भी सही है ना लॉन्ग टर्म के लिए? ये कैसे है? वो तो ऑफ कोर्स वो तो बाय डिफॉल्ट बताएंगे ही फिरोज जी कि ये फंड्स आपने कैसे चुने हैं। मैं गोल की बात कर रही थी। तो फिरोज जी, इनफैक्ट मैं काउंट करना चाहती हूँ, मोर देन मतलब अराउंड 10 फंड्स या उससे ज्यादा फंड्स होंगे इनके पास, शायद ये 30,000 के आसपास के SIP कर रहे हैं। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, अगर आप सारे फंड्स को देखेंगे तो बाय नेम आपको सारे फंड अलग अलग कैटेगरी के दिखेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। तो बताइए, थोड़ा ठीक करना चाहिए इनको ये पोर्टफोलियो या फिर नहीं? और अगेन 14 से 18 साल में कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे इस पोर्टफोलियो से, कंसिडरिंग अभी इसकी वैल्यू 35 लाख के आसपास है? बिल्कुल दीपाली जी, जो आपने कहा कि एक डिवर्सिफिकेशन एक ऑप्टिमल एक्सटेंट तक करनी चाहिए, ज्यादा करने की कोशिश करें तो फिर आपने पूरी मार्केट ही खरीद ली तो मार्केट को बीट करने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो बट आप फी देते हैं और पूरी मार्केट ही खरीद लेते हैं, पूरे स्टॉक खरीद लेते हैं, तो आप मार्केट को बीट कैसे करेंगे? तो एक डिवर्सिफिकेशन की एक ऑप्टिमल एक्सटेंट होती है, वो जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जैसे कहा दीपाली जी। पॉइंट 2, इनका जो PPF है और जो करंट 32 लाख का इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट है, इसकी अगर हम एवरेज माने तो 11% की पर एनम रिटर्न ये अपने 62 लाख पे कमा सकते हैं, क्योंकि इनके PPF में भी 30 लाख की अमाउंट्स है वो जो डेट माना जाएगा। तो 11% के ओवरऑल 62 लाख पे आप रिटर्न परसेंट पकड़ सकते हैं, और 30,000 रुपए की SIP को जोड़ के 14 साल में
11% की रिटर्न के आधार पे आप 3.9 to 4 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे, इंक्लूडिंग योर 62 lakhs ऑफ करंट कॉर्पस। क्योंकि आप एक अर्ली इन्वेस्टर हैं, आज आप 35 साल के हैं, 2012 से चालू कर चुका है आपने एसआईपी का काम, तो 27 की उम्र में आपने अच्छी खासी मोटी रकम अपनी सेविंग्स की है, विच आई थिंक इज क्वाइट अ इंस्पिरेशनल थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द व्यूअर्स। कमिंग बैक, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़ा बदलाव है। देखिए, फंडामेंटली हमारा ये मानना है और डेटा यही सब्सटैंशिएट करता है कि सेक्टर फंड ना करें तो बेहतर होता है, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा लेते हैं, वो लंबी अवधि में रिटर्न वहीं की वहीं पहुंच जाती है। तो एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर फंड है आपके पोर्टफोलियो में, उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। महिंद्रा का फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। एक छोटी स्कीम है, छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जब तक कि आप बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में एक्सपोजर ना ले लें तब तक छोटी वालियों में ना जाएं, क्योंकि उनमें एनालिस्ट की स्ट्रेंथ, फंड मैनेजर की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है रिलेटिव टू द लार्जर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एलआईसी म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं। आदित्य बिरला ईएसजी फंड, ईएसजी एक थीमेटिक फंड है, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस उसका एब्रीविएशन ईएसजी है। वो एक थीमेटिक स्कीम है, पहले अपना कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करें, फिर पेरिफेरल पोर्टफोलियो बिल्ड करने की चाह रखें। सो दीस फोर कैन गो आउट: एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। ये स्कीम्स में आप अपने नए निवेश कर सकते हैं और बाकी स्कीम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट दीपाली जी का जो पॉइंट है उसको कंसोलिडेट करने की जब भी मौका मिले अपने पोर्टफोलियो को जरूर करें और 7 स्कीम्स तक सीमित रखें। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ क्विकली, जो सम अप कर देती हूँ इनफैक्ट जो फिरोज जी ने कहा। जिन फंड्स में आपको कंटिन्यू करना है वो है आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, टाटा बिजनेस साइकिल, टाटा लार्ज कैप, यूटीआई स्मॉल कैप। नोट कर लीजिए आप ये सभी फंड्स के नेम जिनसे आपको निकलना है बाहर। उसमें एचडीएफसी बैंकिंग, महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप, एलआईसी एमएफ, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आदित्य बिरला ईएसजी फंड, इनसे आप बाहर निकलिए। मैक्सिमम 7 फंड्स रखिए। जो फिरोज जी ने फंड सेलेक्ट किए आपके पोर्टफोलियो के, वो ऑलरेडी 5 फंड्स हैं, 2 और अगर आपको ऐड करने हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, इनमें से कोई 2 आप चुन सकते हैं। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहिए। अब बात करेंगे अदिति से, दिल्ली से हमारे साथ हैं। अदिति नमस्कार। नमस्ते मैम। एक्चुअली मैम मैंने भी कुछ टाइम पहले अपनी एसआईपी स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने अभी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में मैंने 2000 एंड पीजीएमआई इंडिया मिड कैप जो फंड है उसमें 1000 रुपीज, एंड पीजीएम का फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 2000, यूटीआई निफ्टी जिसमें 50 इंडेक्स है उसमें 2000, निप्पॉन स्मॉल कैप उसमें भी 2000 है, एंड टाटा डिजिटल फंड ग्रोथ में मेरा 2000 का है। एंड मैम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाइब्रिड इक्विटी एंड डेब्ट फंड है उसमें भी मेरा 2000 अभी जा रहा है। एंड इसके अलावा मैंने अभी जब ये आईटी के सेक्टर टूटे थे ना, तो उस टाइम पे मैंने 25,000 का लमसम किया था टाटा डिजिटल में ही। तो मुझे यही कंफर्म करना था कि मैम ये पोर्टफोलियो ठीक है या उसमें कुछ चेंजिंग्स हैं, और मुझे इसमें 10 to 12 ईयर्स में मेरे को 1 CR चाहिए था, जिसमें अगर इसमें कुछ चेंजिंग्स हैं तो मतलब किस फंड में चेंज करना और कितना मुझे अमाउंट ऐड करना है। अगर मैं ऐड करना मतलब चाहती भी हूँ तो मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे किस फंड को देना है, एंड मेरे पास अभी 5 लाख अभी इन हैंड है, तो मैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ अभी फॉर 5 इयर्स के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिरोज जी 28 इयर्स की हैं अदिति, डिसेंट स्टार्ट है इनका कंसीडरिंग इनकी एज, और इन्वेस्टमेंट्स भी ठीक ठाक कर रही हैं। जैसे इन्होंने बताया 13,000 के आसपास की इनकी मौजूदा एसआईपीज हैं। फंड्स हालांकि इनके पास भी 13,000 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं, और 10 से 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। 5 लाख अभी इनके पास कैश है, उसको भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो प्लीज हेल्प कीजिए इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। यस दीपाली जी, जैसे आपने कहा ये 28 साल की उम्र में अदिति इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रही है, थोड़ी फर्क रखती हैं, सेक्टर को ट्रैक भी किया है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरे थे वो भी पता है इनको। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल थिंग अदिति, कि आप इतना वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हैं। 28 की उम्र में 13,000 की एसआईपी कर रही हैं, व्हिच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर आपको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है 15 साल में, तो 30,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ती है, एज्यूमिंग आपका कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं हो। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, जैसे आपने टाटा डिजिटल में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें आप जरूर ये ध्यान रखें कि एग्जिट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है एक सेक्टर फंड में, वरना एक सेक्टर फंड सिक्लिकल होते हैं, 2 साल चलते हैं फिर बाकी 2 साल नहीं चलते, तो नॉर्मल डिवर्सिफाइड फंड्स उसके साथ कैचअप कर लेते हैं ज्यादातर। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एजाइल एंड विजिलेंट विद रिस्पेक्ट टू एन एग्जिट आल्सो अदिति, ये आप याद रखें। और आप जो स्कीम्स हैं
उस जिस SIP के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि आपको PGIM, फ्लेक्सी कैप, UTI, निफ्टी इंडेक्स फंड और ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, ये तीनों को एग्जिट करना चाहिए। UTI इंडेक्स फंड एक निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा और ज्यादातर जो स्कीम्स अगर आप बारीकी से चुनती हैं तो 2% निफ्टी को बीट करना नामुमकिन नहीं है, काफी सरल है, हमारा ये मानना है। तो यू डोंट हैव टू गो इन फॉर एन इंडेक्स फंड, और आपके पास काफी अच्छा अमाउंट है तो आपको एक बैलेंस फंड, इक्विटी एंड डेट का एक कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, अलग डेट अलग इक्विटी खरीदना चाहिए अदिति। एंड जो भी स्कीम्स आप अपने लमसम अमाउंट से खरीदना चाहती हैं 5 लाख रुपए से, आपको इक्विटी ही खरीदना चाहिए, क्योंकि 5 साल के टाइम फ्रेम में इक्विटी की आज भी ये गुंजाइश है कि वो डेट से दूना रिटर्न देने की संभावना है। तो आप इसमें ही यही स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करें, बट 6 किश्तों में इन्वेस्ट करें, एक मुश्त ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो आपको 6 किश्तों में यही जो स्कीम्स हैं, 3 स्कीम्स आपकी जो होल्ड पे रखी हैं और 4 स्कीम्स जो आप नहीं लगाएंगे, तो 7 स्कीम में 6 किश्तों में आप अपने 5 लाख रुपए लगा सकती हैं इक्विटी। ठीक है, तो कुछ फंड्स है जिनसे आपको निकलने की जरूरत है, कुछ फंड्स है जिनसे आप कंटिन्यू कीजिए। 5 लाख आपको कैसे कैसे एलोकेट करना है उसके बारे में फिरोज जी ने आपको बताया। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, उनको भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। कुछ और सवाल लेंगे और ईमेल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। विमल पंजाबी ने एक सवाल भेजा है सूरत से। इनकी जो मौजूदा SIPs चल रही हैं वो 17,000 के आसपास की हैं। 18 साल का इनका टाइम होराइजन है, तो जानना चाहते हैं कितना रिटर्न ये कमा सकेंगे इस पोर्टफोलियो से इन 18 ईयर्स, और एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी इनको चाहिए। अब अगेन फिरोज, आज सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो फंड्स से फ्लडेड किया हुआ है। अब इनका भी आप देखेंगे तो 17,000 की SIP है और कम 17 फंड शायद उन्होंने लिए हुए होंगे। अब आप बताइए क्या करना है इन्हें। देखिए, पहले तो ये घर करनी है बात कि 7 से 8 फंड मैक्सिमम होते हैं। अगर आउटर लिमिट भी होती है, अरबों रुपए भी हैं, तो आप 8 फंड 9 फंड में काम चला सकते हैं। तो 17,000 रुपए की SIP के लिए मेरे हिसाब से 5 फंड 6 फंड एट बेस्ट होने चाहिए। तो दीपाली जी जो आप कह रही हैं उसको कंसोलिडेट करना जरूरी है पोर्टफोलियो को, पॉइंट 1। पॉइंट 2, कंजर्वेटिवली ये 17,000 रुपए SIP करेंगे तो 12% के रिटर्न से भी ये 1.3 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट होगा, क्योंकि पूरी स्कीम्स इक्विटी की हैं। पॉइंट 3, मैं नई स्कीम्स बता देता हूं जो वो कंसोलिडेट कर सकते हैं, स्पेशली जो टैक्स के लिए मांगी है उन्होंने। कॉन्ट का जो टैक्स सेवर प्लान है वो एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। वो काफी ऑफ बीट स्कीम है, काफी अच्छा प्रदर्शन देने की क्षमता रखता है। ELSS में आपके पैसे 3 साल के लिए लॉक इन होते हैं, तो बड़ी बारीकी से ELSS स्कीम चूज करना पड़ता है, क्योंकि आप उसमें निकाल नहीं सकते 3 साल तक। तो अगर वो गलती हो जाए तो फिर आप उसमें फंस जाते हैं, अनलाइक अनदर स्कीम व्हिच इज रिडीमेबल। तो कॉन्ट टैक्स प्लान, SBI कॉन्ट्रा, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये 5 स्कीम्स इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। जो 6 स्कीम्स आपको हटानी है, या 5-6 स्कीम्स जो हटानी है, टाटा डिजिटल इंडिया, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप स्कीम्स आपको हटानी है। एक ही स्मॉल कैप स्कीम निप्पॉन की आप रख सकते हैं। 3-3 स्मॉल कैप स्कीम रखने का मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 6 स्कीम्स रखिए या 5 रखिए, और ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन या ज्यादा फंड रखने से ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा रिटर्न कमा लेंगे। अच्छे फंड्स के साथ, सेलेक्टिव फंड्स के साथ रहिए। तो ये है आपके लिए सजेशन। चलिए आप फिरोज जी से पूछ लेते हैं उनकी टॉपिक्स क्या हैं। हालांकि शो के दौरान ही काफी सारे फंड्स फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं, बट एज्यूम करते हुए कुछ नए व्यूअर्स हमारे साथ एसोसिएट हुए होंगे, उनके लिए फिरोज जी बताइए आपकी टॉप चॉइसेस क्या हैं, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो SBI कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप और ICICI फोकस्ड इक्विटी, ये 4 स्कीम्स जो है इसमें आपको ऑलमोस्ट 58-59% का लार्ज कैप एक्सपोजर मिलेगा। अगर इन चारों स्कीमों को खरीदेंगे तो ऑलमोस्ट 25% का मिड कैप एक्सपोजर मिलेगा, और बाकी जो एक्सपोजर है 15% का स्मॉल कैप एक्सपोजर मिलेगा। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहते हैं, उसके बाद की 150 कंपनी को मिड कैप कहते हैं, उसके बाद जो भी बची कंपनियां उसको स्मॉल कैप कहते हैं। तो अच्छा वेल डिवर्सिफाइड
तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक्सपोजर ये 4 स्कीम खरीदने से मिल सकता है। तो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर। ओके, शुक्रिया आपका फिरोज जी आने के लिए शो में, सभी व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए कि कैसे वो अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर। ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।